हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च के बारे में कि हमारी जो रिसर्च है वो अच्छी कब बनेगी, जब उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे जो कि हमारी रिसर्च के रिजल्ट को और बेहतर बनाएंगे, एक्यूरेट बनाएंगे। तब हम कह सकते हैं कि हमारी रिसर्च जो हमने की है वो अच्छी है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए और जिनको फॉलो करके हम अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को बेटर बना सकते हैं, उसके फाइंडिंग्स को हम वैलिड बना सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं, उसके अंदर एक्यूरेसी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें जब हम रिसर्च करते हैं तो उनको हमको फॉलो करना चाहिए, उनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक रिसर्च किन किन करेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करती है, कंप्राइज करती है या फॉलो करती है। तो कैसे भी इसको अपन समझ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग रिसर्च, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च। सो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट को हम स्टडी करेंगे। टॉपिक जो है वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अंत तक आपको देखना है, समझना है। पहला पॉइंट क्या है डियर? क्लैरिटी ऑफ पर्पज। पहला पॉइंट क्या है डियर? क्लैरिटी ऑफ पर्पज। दूसरा है सिस्टमैटिक अप्रोच। तीसरा है लॉजिकल, एम्पेरिकल, रेप्लिकेबल, ऑब्जेक्टिव, वैलिड एंड रिलायबल, क्रिटिकल एनालिसिस, जनरलाइजेबिलिटी, एथिकल, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, यूज क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, ओरिजिनल वर्क एंड कैरिड बाय एक्सपर्ट। तो अप्रोक्सीमेटली 12 टू 13 करेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे मेंशन किए और इन करेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन अब डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए डियर। पढ़ने में, समझने में जब हम पढ़ते हैं तो इनको फास्ट फास्ट करके पढ़ के निकल जाते हैं, इनका हमको मतलब पता नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सभी का जितनी भी टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, चाहे लॉजिकल हो, चाहे एम्पेरिकल हो, चाहे रेप्लिकेबल हो, एथिकल हो, ये सारी टर्म का मतलब हम डिटेल से समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़े आराम से इसको हम समझेंगे। और मुझे यकीन है कि आज का टॉपिक अगर हम क्लियर करते हैं तो रिसर्च से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे जो कि आपको आने वाले लेक्चर्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है डियर। तो वन बाय वन हम चलते हैं। क्लैरिटी ऑफ पर्पस। देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी। ठीक है डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमारे अंदर एक कंफ्यूज्ड आइडिया है, हमको खुद को नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है। जैसे आपने कोई प्लान बनाया, आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और आपको ये नहीं पता कि पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, कितने लोगों को बुलाना है, ओकेजन क्या रहेगा, खाने में क्या डिसाइड करना है। तो जब एक्चुअल डे आएगा पार्टी करने का तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कैसी होंगी डियर? मतलब वहाँ पे सब क्या हो गया? अव्यवस्थित हो गया। ठीक है, आप जो भी प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि बिना प्रॉपर प्लानिंग के आपने वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट किया है, जो भी किया है आपने, तो वहाँ पे सब कुछ क्या मिलेगा? अव्यवस्थित मिलेगा आपको, व्यवस्थित कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास क्लियर ही नहीं था लास्ट टाइम तक। इसी तरीके से रिसर्च में जब हम किसी टॉपिक के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमको एक क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना और जाना कहाँ है और एक्चुअली में क्या चीज़ हमको स्टडी करनी है। जब हम रिसर्च करने उतरते हैं तो बहुत सारे टॉपिक हमारे माइंड में होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे माइंड में होते हैं और वो हमको लगता है कि हम इस पार्ट में भी रिसर्च कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? आप एक बार में अगर एक वेरिएबल्स लेकर के चलोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा और आपकी रिसर्च जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। अगर आपने खिचड़ी बना दी, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये सारे टॉपिक्स ले लिए कि नहीं मैं तो एक फुल फ्लेज रिसर्च करूँगा, एक ऐसी रिसर्च जिसका रिजल्ट ही बहुत बड़ा मिलेगा हमको, अगर आपने ऐसा कर दिया बिना प्रॉपर एक्सपर्टाइज के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के, तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे, उस रिसर्च को बीच में छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, तो रिसर्च में आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा
कि आप एक्चुअली किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको भी समझेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे साथ में, ठीक है। द एम ऑफ द रिसर्च शुड बी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट। शुरुआत से आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ से शुरू करना और कहाँ तक पहुंचना है। वो पूरी आउटलाइन आपके मन में फिट हो जानी चाहिए। जैसे मैंने पार्टी का एग्जांपल दिया, मुझे पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, कौन सा मेरिजोल फिक्स करना है या कौन सा वेन्यू फिक्स करना है, मुझे कितने लोगों को बुलाना है, मेरी पार्टी में कितने लोग आएंगे, मेरे फ्रेंड्स कितने होंगे, मेरे रिलेटिव्स कितने होंगे, मुझे मेन्यू क्या डिसाइड करना है, मुझे मिठाई में क्या रखना है, मुझे खाने में क्या रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से प्लान हो जाती है, डे फर्स्ट से प्लान होती है। डे फर्स्ट से आपके मन में थॉट क्लियर होता है सारी चीज़ें। उसके बाद उस दिन से लेकर के पार्टी के दिन तक आप वो सारे अरेंजमेंट करते हो जो कि आपने प्लान किया, ठीक है। तो फर्स्ट डे आप क्या कर रहे हो डियर, उसकी एक आउटलाइन बना रहे हो, रूपरेखा तैयार कर रहे हो कि मुझे ये काम करने हैं। इसलिए जब भी हम रिसर्च करते हैं, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रोसेस और स्टेप्स इन रिसर्च। और रिसर्च की बात नहीं करें, कहीं पे भी अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, कोई भी काम स्टार्ट करते हो, उसके बेसिक फर्स्ट से क्या स्टार्ट होता है डियर, प्लानिंग। बिना प्लानिंग के अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा काम बिगड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेंगे कि हमको इस रास्ते से जाना है, तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत कम है। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होंगी, आपने जो प्लान कर दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया कि अब तो हमसे गलती होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। प्लानिंग करने से आपके अंदर गलती करने की संभावना कम हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो अगर एक्यूरेसी बढ़ती है तो आपको बेहतर परिणाम मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है डियर। तो प्लानिंग, चाहे आप मैनेजमेंट की बात कर लो, चाहे आप रिसर्च की बात कर लो, चाहे आप अपने डेली रूटीन कहीं की भी बात कर लो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको करना है, कोई भी फंक्शन आपको करना है, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक जो आपका स्टेप है वो है प्लानिंग, ठीक है डियर। The aim of the research should be clear from the start. You should know what you want to find. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पाना है and why you are doing the research. एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल हम और समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए इस पॉइंट का मतलब। Dear, if you want to study the effect of yoga on stress, अगर आप योगा का इफेक्ट चेक करना चाहते हैं कि स्ट्रेस के ऊपर योगा का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, ये हमारे मन में कंसेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर योगा करता है तो उसके अंदर से स्ट्रेस दूर होगा, ठीक है, उसके अंदर से स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन हम इस चीज को स्टैटिस्टिकली प्रूव करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा डियर, योगा का आपने टॉपिक ले लिया। अब योगा कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के योगा का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेस को कम करने में। अब यहाँ पे लिख दिया योगा, तो आपको ये क्लियर करना होगा कि आप इसके अंदर क्या करवाना चाह रहे हैं। आप इसके अंदर या आसन करवाना चाह रहे हैं या आप इसके अंदर प्राणायाम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। अब आसन अगर आपने सेलेक्ट किया है या प्राणायाम आपने सेलेक्ट किया है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी संभावना है कि प्राणायाम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हालांकि आसन का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी एक थिंकिंग है, हमको इसको स्टेटिस्टिकली प्रूव करना है। आपको पता करना होगा कि प्राणायाम आपने सेलेक्ट किया, अब प्राणायाम में भी कौन सा प्राणायाम, कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, अनुलोम विलोम होता है, भ्रामरी होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के प्राणायाम होते हैं, उन प्राणायामों में से कौन सा। तो आपने यहाँ कहा योगा ऑन स्ट्रेस, तो इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस, तो योगा के अंदर भी कैटेगरी आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए, ठीक है डियर। द पर्पस शुड बी क्लियरली से टू फाइंड आउट इफ योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल इन नर्सिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि मेरा पर्पज क्या था, क्या क्लैरिफाई होना चाहिए आपके अंदर, योगा क्लैरिफाई होना चाहिए। यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, क्लैरिटी, कि किसके अंदर आप देखना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन क्लियर। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, पहले तो योगा को क्लियर करना पड़ेगा आपको कि योगा की कौन सी टेक्निक आप यूज करना चाह रहे हैं। दूसरा आपको यूज करना पड़ेगा कहाँ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हुम, किस पर आप करना चाह रहे हैं, वेयर, कहाँ करना चाह रहे हैं, एंड व्हाट, क्या करना चाह रहे हैं, एंड हाउ, कैसे करना चाह रहे हैं। ये जितने भी WH वाले क्वेश्चन है वो सारे हमारे क्लियर होने चाहिए जब हम रिसर्च करें, ठीक है। तो अगर ये क्लैरिटी हमारे अंदर है तो हमारा ट्रैक, जिस ट्रैक के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे वो ट्रैक भी हमारा क्या हो गया डियर, क्लियर हो जाएगा।
ठीक है डियर। तो हुम किस पर आप करोगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया नर्सिंग स्टूडेंट पर करेंगे। कहाँ करेंगे, अब ये कहाँ करेंगे, ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहाँ करेंगे, नर्सिंग कॉलेज में करेंगे। ये भी क्लेरिफाई होना चाहिए ना कि कहाँ करना है आपको। क्या करोगे आप, इफेक्ट ऑफ योगा, हम योगा को के इफेक्ट को चेक करेंगे कि क्या वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है या नहीं है। और कैसे करोगे, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे डियर, फ्रेमवर्क बनाओगे। नर्सिंग स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे, सैम्पलिंग करोगे, उसके बाद आप उनको क्या करोगे, योगा थेरेपी दोगे, उसके बाद उनका स्ट्रेस लेवल चेक करोगे। तो थेरेपी देने से पहले और थेरेपी देने के बाद दोनों तरफ से आप उनका क्या करोगे डियर, स्ट्रेस लेवल चेक करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके अंदर एक क्लैरिटी। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूं कि योगा का, या मान लेते हैं कि कोई भी मेडिसिन है, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन का बीपी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये टैबलेट का आप चेक करना चाह रहे हो कि क्या इस टैबलेट की वजह से बीपी लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल रिड्यूस होता है या नहीं होता है। तो वही क्वेश्चन आता है, व्हाट का आपको तो मिल गया, व्हाट क्या करोगे, एम्लोडिपिन की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो, किस पर बीपी रिड्यूस होता है या नहीं होता। होम किस पर करोगे, तो जो बीपी पेशेंट है। अब बीपी पेशेंट कहाँ पे, घर घर जाके करोगे या ओपीडी में करोगे या वार्ड में करोगे, क्योंकि वार्ड में भी आपको, जैसे कार्डियक वार्ड है, वहां पे भी हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिले, या ऐसे पेशेंट जो कि ओपीडी बेसिस पर आ रहे हैं, वार्ड में एडमिट नहीं है, तबीयत तो उनकी इतनी खराब नहीं है कि वो वार्ड में एडमिट होना पड़े, लेकिन वो चेकअप के लिए आ रहे हैं, रेगुलर मेडिसिन के लिए आ रहे हैं ओपीडी बेसिस पर, तो आप वहां करोगे। या आप घर घर जाकर के कम्युनिटी में पूछोगे कौन कौन बीपी का पेशेंट है और कौन सी मेडिसिन उनको चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया होम। कहाँ करोगे, तो सेटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के आधार पर आपके सैंपल डिसाइड होंगे। कम्युनिटी में करोगे, हॉस्पिटल ओपीडी में करोगे, वार्ड में करोगे, या किसी स्पेशल क्लिनिक में करोगे। ठीक है डियर, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के क्या है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब जैसे ये एग्जांपल हम लेते हैं, बीपी पेशेंट। अब बीपी पेशेंट तो बहुत सारे, लेकिन आपको क्लियर करना पड़ेगा कि बीपी पेशेंट कहाँ के, वार्ड के, ओपीडी के, या कम्युनिटी के। ठीक है डियर, तो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हो उससे क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट्स मिलेगा, और वो किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। उसके साथ साथ ये सारे WH वाले क्वेश्चन भी हमें क्लियर होने चाहिए। जितना आप ये WH वाली प्रैक्टिस करोगे अपनी रिसर्च के साथ, उतनी ही रिसर्च आपकी क्लियर होगी। ठीक है डियर, तो अगर आपने लिखा योगा ऑन स्ट्रेस, तो योगा बोलना अपने आप में क्या है डियर, वेग। वेग मतलब होता है अनस्पेसिफाइड, अनक्लियर्ड स्टेटमेंट। वेग का मतलब क्या हो गया डियर, अनस्पेसिफाइड और अनक्लियर्ड स्टेटमेंट। और अगर आपने कहा इफेक्ट ऑफ जैसे गाइडेड इमेजरी, या इफेक्ट ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या इफेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, या इफेक्ट ऑफ कपालभाति, ये आपने क्या कर दिया, स्पेसिफाई। तो ये योगा का जो स्पेसिफिकेशन है आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं करोगे, ये स्पेसिफाई आप रिसर्च के अंदर ऑपरेशनल डेफिनेशन में इनको अपन क्लैरिफाई करते हैं। तो जो रिसर्च प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसकी एक अलग स्पेसिफिक स्टेप्स है, वहां पे एक टॉपिक आता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। क्या आता है डियर, ऑपरेशनल डेफिनेशन। वहां पे हम लिखते हैं और जितनी भी टर्म्स आती है हमारी स्टडी में, उन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है और हमारी स्टडी में इन टर्म्स का क्या मतलब है। तो वहां पे हम लिखेंगे कि योगा की जो डेफिनेशन होगी वो हम लिखेंगे, उसके साथ साथ हम अपनी स्टडी में योगा का क्या मतलब है। योगा, इन आवर स्टडी योगा कंसिस्ट द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक। अब वहां पे आप क्लियर करोगे कि आप कौन सी टेक्निक को यूज करके स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच देखिए, अभी हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। उसमें हमने कई प्रकार की स्टडी पढ़ी थी, कई प्रकार के स्टेप पढ़े थे, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, और उसके बाद डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग वगैरह, वो सारे स्टेप्स हमने पढ़े थे। तो रिसर्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करती है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है
कि एक अच्छी रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करती है, ना कि अपने मन से उठा करके हमने कभी तो डेटा कलेक्ट कर लिया, कभी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए। तो गुड रिसर्च फॉलोज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, नॉट रैंडम वर्क। इट यूजुअली गोज इन ऑर्डर: आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कलेक्ट डेटा, एनालाइज एंड कंक्लूड। ये हम सारी जो पॉइंट है, स्टेप्स है, वो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है डियर, तो अगर आपको ये स्टेप के बारे में डिटेल में जानना हो तो इससे जो पिछली वीडियो है लेक्चर 2, ठीक है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। You first decide your topic, then read related studies, make a plan, collect data and finally report your result। सारी चीजें वही हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब समझ में आ गया, सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट इज लॉजिकल। आपकी जो रिसर्च है वो लॉजिकल होनी चाहिए। क्या कहता है ये? द रिसर्च शुड मेक सेंस। आपकी रिसर्च का कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उठ करके हमने कोई भी टॉपिक पकड़ लिया कि भाई हम तो रिसर्च करेंगे। आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसका कुछ मतलब निकले, जिसको करने से सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो। आपकी रिसर्च का कुछ मतलब निकले जिसको करने से सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो। द रिसर्च शुड मेक सेंस एंड फॉलो रीजनिंग, नॉट जस्ट फीलिंग। जैसे हमने कहा कि योगा जो है वो हमको पता है स्ट्रेस दूर करता है, लेकिन वर्बली हम नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप योगा करोगे, प्राणायाम करोगे तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा और ये आपकी पर्सनल फीलिंग्स है। लेकिन हम इस फीलिंग्स को हम चाहते हैं कि स्टैटिस्टिकली प्रूव करें, तो हमने उसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया और प्लान तैयार करके हमने डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हमने पता लगाया, रिजल्ट जो हमको मिला उसके आधार पर हमने कहा कि योगा की वजह से स्ट्रेस लेवल दूर होता है। तो लॉजिकल होना चाहिए, इट इज नॉट जस्ट आवर फीलिंग्स। आप बाकायदा जो आपको मीन मिले हैं, जो आपको मीडियन मिला है, जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है, जो आपको टी टेस्ट के रिजल्ट्स मिले हैं, जो आपको काई स्क्वायर के रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उनको एनालिसिस करते हैं। तो ये जो नाम लिए वो मैंने सारे फॉर्मूलेज हैं जिनके द्वारा हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। और जब हम उनका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं श्योरली कि जो प्री टेस्ट में हमने स्ट्रेस लेवल चेक किया था वो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा था, और जब हमने पोस्ट टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट मतलब योगा थेरेपी देने के बाद, ठीक है, तो एक तो हम करते हैं डियर प्री टेस्ट, मतलब योगा थेरेपी करने से पहले, इंटरवेंशन से पहले, और एक हम करते हैं पोस्ट टेस्ट, इंटरवेंशन करने के बाद। यहाँ पे हम क्या देंगे डियर? इंटरवेंशन। बीच में क्या होता है? इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन यहाँ पे क्या है डियर? योगा। जो हमारा टॉपिक है जिसको हम एग्जाम्पल लिख करके चल रहे हैं, यहाँ पे इंटरवेंशन क्या है डियर? योगा। ठीक है, तो योगा देने से पहले प्री टेस्ट करोगे, पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रेस है। योगा करने के बाद आप जो है पता लगाओगे पोस्ट टेस्ट में कि उनके अंदर कितना स्ट्रेस लेवल बचा है। फिर क्या करोगे? इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसके रिजल्ट्स को और इसके रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करोगे और पता लगाओगे कि इसमें पोस्ट टेस्ट में योगा की वजह से स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। तो सारी चीजें देखिए सिस्टम वाइज चल रही है, लॉजिकल चल रही है, ठीक है, साइंटिफिक चल रही है। आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज के द्वारा, टेस्ट के द्वारा अपने इस फीलिंग्स को प्रूव करना चाह रहे हो। ठीक है डियर, तो रिसर्च शुड मेक सेंस एंड फॉलो रीजनिंग। कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, नॉट पर्सनल ओपिनियन। देखिए डियर, क्लियर लिखा है, जो आप बताओगे लोगों को कि योगा की वजह से स्ट्रेस दूर होता है नहीं होता, वो फैक्ट पर आधारित होता है, ना कि पर्सनल ओपिनियन पर। ठीक है, मैं कुछ भी फील कर सकता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग भी उस चीज को एक्सेप्ट करें। उसके लिए मुझे अपनी फीलिंग्स को रिसर्च में कन्वर्ट करके उसको स्टेटिस्टिकली प्रूव करके फिर लोगों को बताना होगा। एग्जाम्पल क्या है डियर? इफ योर डेटा शोज स्ट्रेस लेवल ड्रॉप्ड आफ्टर योगा। आपने जो डेटा कलेक्ट किया उससे पता लगता है कि योगा की वजह से स्ट्रेस लेवल क्या हो गया डियर? ड्रॉप हो गया। योर कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन दैट। आपका कंक्लूजन इस वजह से आना चाहिए कि योगा स्ट्रेस को दूर करने में हेल्पफुल है, नॉट जस्ट बिकॉज यू फील योगा इज गुड। केवल हमारे मानने से आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि योगा की वजह से स्ट्रेस दूर होता है।
आप कब कह सकते हो? जब आप इसको क्या करोगे, आपका डेटा ये कहता है, आपका डेटा ये कहता है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है, वो ये कहता है कि योगा की वजह से स्ट्रेस दूर होता है, तब कहोगे आप, और तब उस लोग जो है दूसरे उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, केवल आपके महसूस करने से वो फैक्ट नहीं बन जाता, उसके लिए आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस पर बेस्ड होना चाहिए, तो एविडेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास डेटा है, ठीक है, एम्पेरिकल, इट शुड बी एम्पेरिकल। गुड रिसर्च इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, नॉट गैस वर्क। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था हमने, वहां पे अभी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की बात की थी, तो पहले डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने योगा दी, और उसके बाद फिर से डेटा कलेक्ट किया। तो पहले जो डेटा कलेक्ट किया उसको कहा था प्री टेस्ट, इंटरवेंशन देने के बाद जो डेटा कलेक्ट किया उसको हमने कहा पोस्ट टेस्ट। तो सारी चीजें देखिए साइंटिफिकली चल रही हैं और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी गैस वर्क काम नहीं करेगा। तो रिसर्च में कभी भी गैस वर्क नहीं होना चाहिए कि हमने मान लिया ऐसा होता है और हम उसको लिख दें कि हमें रिसर्च करते वक्त ऐसा महसूस हुआ और ये सही हो सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने महसूस कुछ भी किया हो, आपका डेटा उस चीज को बोलना चाहिए। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो आपके सेंटेंस को क्या कहते हैं, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी गेस वर्क। मेजरिंग स्ट्रेस लेवल यूजिंग ए क्वेश्चनायर बिफोर एंड आफ्टर योगा इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग डू यू फील बेटर। आपने पेशेंट से पूछा, आपने जो आपके पार्टिसिपेंट्स थे, सैंपल्स थे, उनसे आपने पूछा योगा करवाने के बाद कि अब आपको कैसा लग रहा है। उसने कहा कि नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये होता भी, आप भी अगर आपको भी योगा करवाया जाए तो आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा। अभी आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा दिया जाए तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन क्या ये सभी लोगों पर अप्लाई होता है? आपको तो अच्छा लगा, कोई ऐसे होगा जो कि ऑलरेडी रिलैक्स्ड होगा, उसको अगर आप योगा करवाओगे तो उसको तो कुछ महसूस ही नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिलैक्स्ड स्टेट में। इसका इफेक्ट किन लोगों पर ज्यादा फील होगा? जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनके कह देने भर से हम ये नहीं मान लेंगे कि योगा की वजह से स्ट्रेस कम होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि आपने जैसे 50-60 लोगों का ग्रुप बनाया होगा, उसमें किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को नहीं भी लगा होगा, तो आप क्या मानोगे कि योगा की वजह से स्ट्रेस दूर होता है नहीं होता? जैसे 10 लोगों ने कहा कि नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन बाकी के 20 लोगों ने कहा कि नहीं हमको तो कोई ऐसा फर्क महसूस नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पर इसका मतलब गैस वर्क नहीं चलेगा, ना ही पब्लिक ओपिनियन चलेगी, यहाँ पे चलेगा आपका डेटा। आप सभी लोगों का डेटा कलेक्ट करोगे, हो सकता है उनको महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन अगर आप उनका टूल के माध्यम से डेटा कलेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो उनके क्वेश्चनर में रिफ्लेक्ट जरूर होगा। हो सकता है ये एक सिंपल एक वन साइडेड एस्पेक्ट था कि आपको कैसा लगा, लेकिन अगर आप उनके डेली रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं योगा ने उनकी लाइफ को अफेक्ट किया है। और वो निकल के वो डेटा उनके वो जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को खींच करके लाएगा उनके अंदर से, ठीक है, वो पता लगाएगा। तो वहां पे आपका स्टडी का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मीजरिंग स्ट्रेस लेवल, तो स्ट्रेस लेवल को मीजर आप कैसे करोगे? कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक मैं नाम लिख रहा हूं पे, डास स्केल होता है, डास स्केल होता है, एक होता है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डास स्केल 3 एस्पेक्ट को चेक करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। इसी तरीके से पीएससी जो होता है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, ये आपकी केवल स्ट्रेस को चेक करता है। तो अलग अलग टूल्स अवेलेबल है, ठीक है, साइकेट्रिक डिसिप्लिन में अलग अलग टूल्स अवेलेबल है और ये टूल्स हमको स्ट्रेस लेवल चेक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अपना स्ट्रेस लेवल चेक करना हो तो इस टूल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पर फ्री अवेलेबल है। और अगर आप इसको अपनी स्टडी में यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको परचेज करने की जरूरत है। ये एक फ्री लाइसेंस्ड टूल है। 3 एस्पेक्ट चेक करता है, डिप्रेशन को चेक करेगा, एंजाइटी को चेक करेगा, स्ट्रेस को चेक करेगा, ठीक है डियर। चलिए, इट शुड बी रेप्लीकेबल, क्योंकि आप एक साइंटिफिक अप्रोच यूज कर रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके मेथड को यूज करके सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अदर रिसर्चर शुड बी एबल टू फॉलो योर मेथड। अब वो कब कर पाएगा? जब आपका मेथड कैसा होगा डियर? साइंटिफिक होगा। अगर आपका मेथड साइंटिफिक है, एक्यूरेट है, प्रॉपर है,
तो वो दूसरा पर्सन जो कि आपकी रिसर्च कर रहा है वो आपके मेथड को यूज कर सकता है। अनसाइंटिफिक मेथड को पढ़ के वो क्या कहेगा कि पता नहीं किस तरीके की रिसर्च की करी है और इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और जाने कौन सा तरीका फॉलो किया, अपनी मर्जी से हर कुछ ही तरीका करके और इसने रिसर्च कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे बंदे को ये लगना चाहिए, दूसरे रिसर्चर को ये लगना चाहिए कि आपके जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी है और आपकी मेथोडोलॉजी भी बहुत साइंटिफिक है। तो अगर आपकी मेथोडोलॉजी साइंटिफिक होगी तो other researchers should be able to follow your method and get similar results. If someone in another college repeats your yoga study using your method, they should find similar results. ठीक है, तो द स्टडी शुड भी कैसी होनी चाहिए, रेप्लीकेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये ऑलरेडी हम 3-4 स्लाइड अभी हमारी आई थी, उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पर आपका पर्सनल ओपिनियन काम नहीं करेगा। आप मन में क्या सोचते हो, आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या व्यू ऑफ व्यूइंग द वे ऑफ व्यूइंग द फिनोमेना है, आपका दृष्टिकोण क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसर्च जो है वो कंप्लीटली कैसी होती है डियर, ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा ओपिनियन सही होता और हम अपनी ओपिनियन को लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है डियर, सब्जेक्टिव। यहाँ पे हमारी ओपिनियन काम में नहीं आ रही, यहाँ पे जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो सैंपल है, उनसे जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उस डेटा के आधार पर पूरा का पूरा रिजल्ट एनालाइज किया जाता है और उसको जो है बाइंड अप किया जाता है। पूरा का पूरा रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है, आपके जो सैंपल्स है उनसे जो आपने डेटा कलेक्ट किया है। आपकी पर्सनल ओपिनियन एटीट्यूड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स और बिलीव्स शुड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। एग्जाम्पल, इफ यू लव योगा you must report honestly if it did not reduce stress in your study। जैसे आपने स्टडी कर रहे हैं, ये एग्जांपल क्या कह रहा है आपसे कि आपने स्टडी की और आपको पता चला आपके जो रिजल्ट्स थे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा जो आपको रिजल्ट्स मिले वो ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि योगा की वजह से स्ट्रेस दूर नहीं होता। लेकिन आपको तो योगा पसंद है, तो ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा हेर फेर करके कह देते हैं कि नहीं योगा की वजह से स्ट्रेस दूर होता है। वहां पे क्या आ जाएगा डियर, पर्सनल बायस्ड आ जाएगा। ठीक है, बायस्ड थिंकिंग्स आ जाएगी। पर्सनल लाइक अफेक्ट कर रही है आपके रिजल्ट को, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट ये मिला है कि योगा की वजह से स्ट्रेस दूर नहीं होता है तो आपको एज इट इज लिखना है, क्योंकि वहां पे आपके पास फैक्ट है कि आपको जो फाइंडिंग्स मिली है वही आपको मेंशन करनी है। तो अगर आप वो करते हो, इसका मतलब क्या है, आपकी रिसर्च कैसी है डियर, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ना ही आपका गेस वर्क काम करता है, ना ही आपके ओपिनियन काम करते हैं, ना ही आपके लाइक्स डिसलाइक काम करते हैं। टोटल रिजल्ट किस पर बेस्ड होता है, फैक्ट पर, उस डेटा पर जो कि आप कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो रिसर्च कैसी होती है डियर, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज वैलिड एंड रिलायबल। देखिए दो टर्म है रिसर्च में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जब भी हम कोई टूल तैयार करते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए जब भी हम कोई टूल तैयार करते हैं तो हम उस टूल की वैलिडिटी करवाते हैं। अलग अलग जो एक्सपर्ट्स होते हैं नर्सिंग फील्ड में या नर्सिंग के अलावा जो भी फील्ड है वो डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक क्या। अगर हमारा टॉपिक अदर डिसिप्लिन से रिलेटेड है तो वहाँ पे भी हम लोग अपने टूल को वैलिडेट करवा सकते हैं। तो आपकी मेथोडोलॉजी हो गई, टूल हो गया, इनको आप क्या करवाते हो डियर, वैलिडेट करवाते हो। ठीक है, तो वैलिड का मतलब क्या हो गया, आप जो भी चीज चेक करना चाहते हो क्या वो टूल आपकी चीज को चेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जैसे आप चेक करना चाहते हो नॉलेज, क्या चेक करना चाह रहे हो डियर, नॉलेज। आपने कहा मैं बच्चों की ट्यूबरक्लोसिस के बारे में नॉलेज चेक करूंगा। किसके बारे में डियर, ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन इसमें उलझ के रह जाते हैं जो रिसर्चर जो होते हैं, वो इन दोनों में उलझ के रह जाते हैं। वैलिड का मतलब क्या, रिलायबल का मतलब क्या। नॉलेज चेक करना चाह रहे हो आप स्टूडेंट की किसके बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो आप किसके बारे में क्वेश्चन लिखोगे डियर, ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित क्वेश्चन बनाओगे या नहीं बनाओगे। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन आयर है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मलेरिया से संबंधित क्वेश्चन भी है, मलेरिया से संबंधित क्वेश्चन भी है, तो क्या होगा डियर, आपका टूल वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वैलिडिटी का मतलब क्या है, द रिसर्च एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर्स। ये एक्चुअली उसी चीज को मेजर करती है जिसके लिए इसको बनाया गया है। व्हाट इट इज सपोज टू मेजर्स, जिसके लिए इसको बनाया गया है, जिसके लिए हमको उम्मीद है कि ये उसी चीज को मेजर करेगी,
वो एक्चुअली उसी चीज को मेजर करती है। ठीक है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर सेंटेंस है, ध्यान से समझना इसको। इट मेजर्स एक्चुअली व्हाट इट इज सपोज टू मेजर्स, जिसके लिए इसको, जिस चीज को असेस करने के लिए इसको बनाया गया है, ये उसी चीज को असेस करती है। आपके बोलते हो ना बार बार सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, आज पेपर फार्माकोलॉजी का था और साइकेट्री के क्वेश्चन पूछ लिए तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो आज अगर फार्माकोलॉजी का पेपर है तो हम क्या चाहते हैं, आपकी फार्माकोलॉजी की नॉलेज को चेक करें। लेकिन अगर हमने उसमें साइकेट्री के क्वेश्चन डाल दिए या पीडियाट्रिक के क्वेश्चन डाल दिए या ऑब्स एंड गायनी के क्वेश्चन डाल दिए, इसका मतलब आपकी फार्माकोलॉजी की नॉलेज चेक नहीं हो पाएगी। तो वहां पे क्या आ गया डियर, बग आ गया, वायरस आ गया, ये समझ लीजिए आप इसको। तो आपका टूल क्या नहीं है डियर, वैलिड नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसी से रिलेटेड। जैसे मान के चलो आप ओरल हाइजीन, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये तो क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मलेरिया का क्वेश्चन है उसको तो हटाना है और ट्यूबरक्लोसिस के क्वेश्चन रखना है। तो जो एक्सपर्ट्स करते हैं वो ये चीज चेक करते हैं। जैसा आपने टूल बनाया 30 क्वेश्चन बनाए कि आपको ट्यूबरक्लोसिस की नॉलेज चेक करनी है, तो जो आप अलग अलग एक्सपर्ट्स को भेजोगे टूल 20, 22, 25, 30, वो ये चीज चेक करते हैं कि आपने जो टूल बनाया है वो आपके रिसर्च के ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, आपके पर्पज को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने कहा नॉलेज चेक करनी है टीबी की और उसमें क्वेश्चन आ गया मलेरिया का, तो जो एक्सपर्ट्स होगा उस मलेरिया के क्वेश्चन को उसमें क्रॉस कर देगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पर्पज को पूरा करने के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब जब वो आप उसको फीडबैक लोगे तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को अपने टूल से हटा दोगे। ठीक है, तो एक बड़ा एक सिंपल, ये तो बस क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि हमको मलेरिया के क्वेश्चन नहीं रखने, टीबी के क्वेश्चन रखने। एक क्वेश्चन जो कि हम अधिकतर गलती करते हैं जब हम टूल बनाते हैं, ओरल हाइजीन का आप नॉलेज चेक करना चाह रहे हो। क्या चेक करना चाह रहे हो डियर, नॉलेज। ओरल हाइजीन की आप नॉलेज चेक करना चाह रहे हो। आपने एक क्वेश्चन बनाया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ब्रशिंग, what will be the effect of brushing with toothpaste। अगर हम टूथपेस्ट के साथ ब्रश करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, ये आप क्या चेक कर रहे हो, नॉलेज। आपने एक और क्वेश्चन बना दिया इसी टूल में, हाउ मैनी टाइम यू ब्रश ए डे। अब ये ओरल हाइजीन से, ये भी ओरल हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी ओरल हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, टीबी की नॉलेज है, मलेरिया का क्वेश्चन है, मलेरिया वाले क्वेश्चन को आउट करना, टीबी वाले क्वेश्चन को रखना है, सिंपल सा कंसेप्ट था। इसमें ढूंढ के बताइए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ब्रशिंग विद टूथपेस्ट। अगर हम टूथपेस्ट के साथ ब्रश करते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है, ये हो गया आपका नॉलेज क्वेश्चन। दूसरा है आपका, हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रश ए डे, आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं। अब अगर ये टूल एक्सपर्ट्स के पास जाता है तो ये बताइए कि क्या इन दोनों क्वेश्चंस में दोनों क्वेश्चन सही हैं या एक क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन सही है, या दोनों ही क्वेश्चन गलत है। मैं 5 सेकंड का पॉज लेता हूं, 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप जब तक अपने मन में सोच लीजिए। फिर अब जब मैं आंसर आपको बताऊंगा तो आपको मैच करना है कि हमारी थिंकिंग थी वो सही थी या नहीं थी। देखिए, अगर एक्सपर्ट्स के पास ये टूल जाता है तो एक्सपर्ट्स क्या करेगा, इस क्वेश्चन को ओके कर देगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज को चेक करना। ठीक है, अब दोबारा पढ़िए वैलिडिटी को, द रिसर्च एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर्स। एक्चुअली उसी चीज को मेजर करती है जिसको इसको मेजर करने के लिए बनाया गया है। जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर को किसके लिए बनाया गया है, टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो क्या थर्मामीटर से ब्लड प्रेशर चेक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, वो क्या होगी उसकी वैलिडिटी। बीपी इंस्ट्रूमेंट स्पिग्नोमेनोमीटर को किसके लिए बनाया गया, बीपी चेक करने के लिए। तो अगर आप उसको उससे अगर आप टेम्परेचर चेक करते हो तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट आपका वैलिड नहीं है। जिस चीज को मेजर करने के लिए उसको बनाया गया है, क्या वो एक्चुअली इस चीज को मेजर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है,
तो अगर ये टूल एक्सपर्ट्स के पास जाएगा तो पहला क्वेश्चन ओके हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। क्यों? देखिए ध्यान से, हाउ मेनी टाइम यू ब्रश ए डे, आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हो। आप क्या असेस कर रहे हो डियर? प्रैक्टिस। आप क्या असेस कर रहे हो डियर? प्रैक्टिस। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है डियर? नॉलेज चेक करना। ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज को चेक कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस को चेक कर रहा है। ये क्वेश्चन पेशेंट की और पार्टिसिपेंट्स सैंपल्स जिनका डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसकी नॉलेज को चेक कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस को चेक कर रहा है, नॉलेज को चेक नहीं कर रहा। आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हो, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक नहीं कर रहा। और जब ये टूल वैलिडिटी के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाएगा तो एक्सपर्ट्स इस क्वेश्चन को क्रॉस कर देगा, इसको ओके कर देगा। अब आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन लोगे जो कि सैंपल्स की नॉलेज को चेक कर सके। समझ में आ गया डियर वैलिडिटी कैसे करते हैं? जब भी आप एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करके, और हो सकता है कई एमएससी नर्सिंग फैकल्टीज जो है वो मेरी वीडियो देख रही हो, तो उनको ये चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे वैलिडिटी की जाती है। ठीक है डियर, तो वैलिडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। द रिजल्ट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर्स। दूसरा है रिलायबल, इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट इफ रिपीटेड। मतलब ऐसा नहीं कि आपका टूल जो आपने बनाया है वो जगह के साथ या जेंडर के साथ वो है जो अपना क्या कहते हैं उसके रिजल्ट्स चेंज होते हो। जैसे कोई टूल आपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में बनाया और अगर आप उस टूल को यूज करके अमेरिका में रिसर्च करना चाहते हो तो वहां पे भी उसको सेम रिजल्ट्स मिलने चाहिए, तब आपका टूल कहलाता है डियर रिलायबल। द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स, if the tool is consistent in producing the same results then it is said that the tool is reliable. Consistency of result, consistent result if repeated. If the tool is able to produce the same result, it means the tool is reliable, irrespective of caste, creed, religion, place, settings. ठीक है, मतलब जगह का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर इंडिया में भी कर रहे हो तो और अमेरिका में भी कर रहे हो तो अगर वो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है दैट मीन्स टूल इज रिलायबल। अगर आपने सेम टूल को मेल पर प्रोड्यूस किया और फीमेल पर अप्लाई किया और मेल पर अप्लाई किया और दोनों में रिजल्ट सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब टूल इज नॉट रिलायबल। ठीक है, तो जगह का, भाषा का, कल्चर का या जेंडर का, किसी भी चीज का टूल पर फर्क ना पड़े। अगर ऐसा टूल है तो द टूल शुड बी रिलायबल। टूल क्या कहलाएगा डियर? रिलायबल। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ योर स्ट्रेस क्वेश्चनर इज अबाउट स्ट्रेस, अगर आपने जो स्ट्रेस क्वेश्चनर बनाया है वो केवल किसके बारे में डियर? स्ट्रेस के बारे में, एंड नॉट हैप्पीनेस, इट इज वैलिड। इफ इट गिव्स सिमिलर स्कोर्स व्हेन यूज्ड अगेन, इट इज रिलायबल। ठीक है डियर, तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए भी हमारे पास अलग टेक्निक है, फॉर्मूलाइज है। तो जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रिलायबिलिटी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम रिलायबिलिटी निकाल के भी देखेंगे कि एक टूल की रिलायबिलिटी कैसे चेक की जाती है। अलग अलग मेथड है। ठीक है, क्रॉनबेक अल्फा, स्प्लिट हाफ मेथड, ये अलग अलग मेथड है जिनके द्वारा हम किसी भी टूल की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। डजंट मैटर इन दिस टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया डियर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब केवल इस एक एस्पेक्ट से आपको नहीं सोचना है, आपको हर एक एंगल से जो भी रिजल्ट आपको मिले हर एक एंगल से आपको उनको सोचना है। ठीक है, गुड रिसर्च एग्जामिन्स द टॉपिक डीपली फ्रॉम ऑल एंगल्स। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट चेक इफ योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस बट ऑल्सो कंसिडर एज, जेंडर एंड टाइम स्पेंट ऑन योगा। केवल ऐसा नहीं कि योगा की वजह से स्ट्रेस दूर हो गया, आपको इन चीजों में भी डिस्क्रिमिनेट करना होगा कि किसी व्यक्ति ने कितना टाइम दिया योगा करने के लिए, कितना टाइम दिया, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, प्लेस क्या है। जैसे एक तो आप घर में योगा करो, एक आप ऐसी जगह जाकर योगा करो जहाँ पे बहुत सारे लोग योगा एक साथ करते हैं, जहाँ पे बहुत काम एंड रिलैक्स म्यूजिक चलता है। एक आप शोर शराबे में योगा करो, तो दोनों जगह के जो इफेक्ट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है डियर, तो इन चीजों पे भी हमको ध्यान में रखना है। क्रिटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट इज जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है डियर? इफ वी आर एबल टू अप्लाई आवर रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो हमारे पास 500 लोगों की पॉपुलेशन है,
हम नर्सेज पर स्टडी कर रहे हैं या नर्सिंग स्टूडेंट पर स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए लेके चलिए नर्सिंग स्टूडेंट, हम नर्सिंग स्टूडेंट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। आपके पास नर्सिंग स्टूडेंट है 500, लेकिन 500 पर आप स्टडी नहीं कर सकते। आपने उनमें से 60 नर्सिंग स्टूडेंट सेलेक्ट किए। आप अपनी स्टडी कितने पर कर रहे हो? 60 पर। आपकी पॉपुलेशन क्या है? 500। तो 500 जो होगी वो होगी आपकी डियर पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन में से आपने क्या लिया डियर? सैंपल। तो पॉपुलेशन और सैंपल का कंसेप्ट भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप चावल पका रहे हो या दाल पका रहे हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपने जो दाल कुकर में रखी है वो पकी है या नहीं, या चावल आपने जो कुकर में रखे हैं वो पके हैं या नहीं। तो क्या आप सारे चावल के दानों को फोल्ड करके देखते हो या उनको प्रेस करके देखते हो? नहीं, आप एक या दो दाने निकालते हो और उसको कंप्रेस करके देखते हो कि अगर वो मैश हो जाते हैं दैट मीन्स जो आपने चावल या दाल रखी है वो पक चुकी है। ये होता है सिंपल कंसेप्ट। आप सभी को तो नहीं देखते। इसी तरीके से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम सभी पॉपुलेशन, सभी लोगों पर डेटा कलेक्ट नहीं करते, सभी लोगों पर टूल अप्लाई नहीं करते। ये तो मैंने बहुत कम आंकड़ा दिया 500 का। कई बार तो आपकी पॉपुलेशन लाखों में होगी, तो क्या सबके ऊपर करोगे? नहीं, आप क्या करोगे? उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करोगे जो कि आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके। तो आपने ले लिया, जैसे 60 सैंपल ले लिया आपने, पूरी प्रोसेस जो थी प्री टेस्ट, इंटरवेंशन, पोस्ट टेस्ट, जो भी आपको करना था वो आपने किस पर किया? इन लोगों पर किया। अब आप चाहते हो कि मैंने जो रिजल्ट्स इनमें से निकाला वो इन पर भी अप्लाई हो। भाई 60 लोगों पर मैंने टूल अप्लाई किया, उनसे मेरे को रिजल्ट मिला। मैं ये चाहता हूं कि इन पे जो रिजल्ट्स मिला वो सिमिलर रिजल्ट्स मुझे पॉपुलेशन पर मिलना चाहिए। मतलब आप अपने रिजल्ट की फाइंडिंग को क्या कर रहे हो डियर? जनरलाइज कर रहे हो। आप अपने रिजल्ट की फाइंडिंग को क्या कर रहे हो डियर? जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है। द रिजल्ट शुड बी यूजफुल फॉर ए लार्जर ग्रुप, नॉट जस्ट द पीपल स्टडीड। जिन लोगों पर आपने स्टडी की है केवल उन्हीं पर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी एप्लीकेबल ऑन लार्जर ग्रुप। एग्जाम्पल क्या है? इफ यू फाइंड योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस इन 50 नर्सिंग स्टूडेंट्स, यू मे जनरलाइज द फाइंडिंग्स टू अदर नर्सिंग स्टूडेंट बट केयरफुली। अब इसमें कई सारी चीजें काम करती हैं। अगर आपको अपनी रिसर्च का रिजल्ट जनरलाइज करना है, और आप ये विश्वास के साथ कह सकते हो कि जो रिजल्ट्स मुझे 60 स्टूडेंट पर मिला है या 50 स्टूडेंट पर मिला है, अगर मैं सभी स्टूडेंट पर करूं, 500 स्टूडेंट जो भी मेरे हमने एग्जांपल लिया है, लाखों लोगों पर करूं तो सेम रिजल्ट्स मेरे को मिलेगा। ये कहना कहलाता है जनरलाइजेबिलिटी। आप अपनी रिजल्ट्स की फाइंडिंग को क्या कर रहे हो डियर? जनरलाइज कर रहे हो। लेकिन इसमें कई सारी चीजें काम करती हैं। पहला है आपका सैंपलिंग। सैंपलिंग का सबसे बड़ा रोल है इसमें। अगर आपकी सैंपलिंग है रैंडम सैंपलिंग, रैंडम या इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो अगर आपका सैंपलिंग मेथड रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप अपनी रिजल्ट की फाइंडिंग को जनरलाइज कर सको। लेकिन प्रैक्टिकल सेटिंग में क्या होता है डियर? ये सैंपलिंग टेक्निक को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब वो क्या होगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल सेटिंग में इस टेक्निक को यूज करना, इस सैंपलिंग मेथड को यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब कहें कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिजल्ट्स को जनरलाइज करने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो सैंपल सेलेक्ट किए हैं उनके अंदर हम रेंडमाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं डियर? रेंडमाइजेशन। कुल मिलाकर के आपके सैंपल के अंदर रेंडमाइजेशन अगर हो जाता है तो आपके रिजल्ट फाइंडिंग के जनरलाइजेबिलिटी की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जितना रेंडमाइजेशन होगा उतना ही रिजल्ट जनरलाइजेबल होगा, ठीक है डियर। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपके जो सैंपलिंग है वो रेंडमाइज्ड होनी चाहिए। दूसरा क्या है आपका डियर? कि आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो प्रॉपरली साइंटिफिक होनी चाहिए। जो मेथड्स सजेस्ट किए हैं, जो रिसर्च डिजाइन सजेस्ट किए हैं, वो रिसर्च डिजाइन प्रॉपर एंड एक्यूरेटली उसी मैनर में आपको फॉलो करनी है, तब जाकर के आपका रिजल्ट जो होगा डियर जनरलाइज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिकल। आपको एथिकल प्रिंसिपल्स, आपको एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी है, क्योंकि हम सैंपल्स के ऊपर, सैंपल्स कहे तो ह्यूमन बीइंग, और जब भी आप ह्यूमन बीइंग की बात करोगे तो क्या सामने आएगा? आपके ह्यूमन राइट्स। तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे डियर जिससे ह्यूमन राइट्स जो है वो अफेक्ट होते हो, ठीक है।
फॉलो मॉरल रूल्स, गेट परमिशन, कीप इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, प्राइवेट रखनी है आपको इन्फॉर्मेशन, शेयर नहीं करनी है कि आपने रिसर्च, क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे कि आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करोगे, तो ऐसी स्थिति में उनको एक डर होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं डिस्क्लोज नहीं हो जाए। तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जिसको कि अपन कहते हैं डियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हॉस्पिटल में बनाते नहीं बनाते इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो उसमें आप अपनी तरफ से भी लिखोगे कि मैं आपसे जो डेटा कलेक्ट करूंगा उसका केवल रिसर्च के लिए मैं यूज करूंगा और बाकी का रिसर्च कंप्लीट हो जाने के बाद आपका डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ये हमको लिखना होता है उसमें। ठीक है, कई रिसर्च मेरे पास आती है चेक होने के लिए या कई में मैं गाइड बनता हूँ, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि कंसेंट फॉर्म जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता। जैसे एक फॉर्मेलिटी होती है, अभी कई जगह क्या, कई कॉलेजेस में फॉर्मेलिटी है रिसर्च के नाम पर, जो एक एक्चुअल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, जो एक एक्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, वो नहीं है। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि कंसेंट फॉर्म भी प्रॉपर उनका नहीं होता है, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, तो आपके कंसेंट फॉर्म पर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, सॉरी, अगर मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो रिसर्च कंप्लीट हो जाने के बाद आपका डेटा जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और कर दिया जाना चाहिए। ये एक एथिकल रूल है। ठीक है, और उसके नीचे आपके भी सिग्नेचर रहेंगे उस पेपर पर, और आपके जो सैंपल हैं, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सिग्नेचर रहेंगे। तो गेट परमिशन, कीप इन्फॉर्म प्राइवेट एंड अवॉइड हार्म टू पार्टिसिपेंट्स, और आपको कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करना है जिससे पार्टिसिपेंट्स को नुकसान हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बात कर लेते डियर, आप चेक करना चाहते हो कि पैरासीटामोल और एक है डियर कोल्ड स्पंजिंग, दो टेक्निक है फीवर को रिड्यूस करने के लिए। हमारे पास दो टेक्निक है, या तो मेडिसिन दे पैरासीटामोल या फिर हम दे डियर कोल्ड स्पंजिंग। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पेशेंट्स को हमको पैरासीटामोल देनी पड़ेगी और कुछ को हमको कोल्ड स्पंजिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए एथिकल ऑब्लिगेशन आपके सामने आती है, आप इन पेशेंट को टैबलेट से दूर नहीं रख सकते। हो सकता है टैबलेट का इफेक्ट ज़्यादा हो या हो सकता है कोल्ड स्पंजिंग का इफेक्ट ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उसमें रिस्क है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप ये प्रोसीजर करो कि कोल्ड स्पंजिंग, या कि जैसे अगर पैरासीटामोल इफेक्टिव है तो ऐसा नहीं हो कि कोल्ड स्पंजिंग तो आप दे रहे हो लेकिन फिर भी पेशेंट का फीवर रिड्यूस नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, पेशेंट्स होंगे। तो आप उनको दूर रख रहे हो किससे, पैरासीटामोल से, तो यहाँ पे उनका ह्यूमन राइट्स अफेक्ट होता है। ठीक है, और पैरासीटामोल नहीं लेने की वजह से हो सकता है उनका फीवर रिड्यूस नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है एथिकल वायलेशंस या एथिकल ऑब्लिगेशंस आ सकती है, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखें कि ह्यूमन राइट्स जो है अफेक्ट नहीं होने चाहिए। एंड अवॉइड हार्म टू पार्टिसिपेंट्स। एग्जाम्पल, इफ यू टेक स्ट्रेस क्वेश्चनर, कीप नेम सीक्रेट एंड टेल स्टूडेंट्स दे कैन स्किप द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, द गुड रिसर्च शुड गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, उससे कुछ नया निकलना चाहिए, या फिर जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करती हो, कंफर्म करती हो। एग्जाम्पल, यू स्टडी में प्रूव योगा वर्क्स फॉर स्ट्रेस विच कैन हेल्प टीचर्स प्लान स्ट्रेस रिलीफ प्रोग्राम। ईजी है समझने का। यूज क्वांटिटेटिव एंड स्टेटिस्टिकल मेथड। दो प्रकार की रिसर्च होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है डियर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में डेटा जो होता है वो थ्योरी फॉर्म में होता है, किस में होता है डियर, थ्योरी, और क्वांटिटेटिव में किस में होता है डियर, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। क्वांटिटेटिव में किस में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो क्वालिटेटिव में थ्योरी फॉर्म में होता है, क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। हमको क्या करना है, इस थ्योरेटिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इंटरप्रिटेशन बायस्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जो आएगा वो फैक्चुअल आएगा और उसमें बायस्ड होने की संभावनाएं कम होंगी। क्योंकि थ्योरेटिकल में डेटा थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है तो वहाँ कहने के हमारे पर्सनल ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स उस इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा न्यूमेरिकल केस में ना के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे
उसी के आधार पर आप इंटरप्रिटेशन करोगे। इसलिए हमारी प्राइम प्रायोरिटी क्या रहती है कि हम थ्योरेटिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करें। अब कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं इसको। आपका एमसीक्यू वाला टेस्ट होता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, इसी तरीके से कई सारे। आपने अगर सही आंसर दिया तो 1 नंबर और गलत आंसर दिया तो 0 नंबर, यही होता है। आपने क्या किया, हम आपकी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो चलो हो गया एमसीक्यू का। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख के आते हो, पहला क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपने लिखा, 2 पन्ने लिखे हो, चाहे 4 पन्ने लिखे हो, 5 लिखे हो, 6 लिखे हो, कितने भी पन्ने भरे हो। अब कहते हो ना कि पेज तो मैं खूब भर के आया हूं लेकिन पास ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं। आपके कंटेंट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब मान के चलिए 2 स्टूडेंट हैं, एक ने 4 पन्ने भरे और दूसरे ने भी 4 पन्ने भरे, लेकिन एक की कंटेंट की क्वालिटी क्या है, पुअर, और एक की क्या है, गुड। 16 नंबर के क्वेश्चन में से, 16 नंबर का मान लीजिए, 10 का मान लीजिए, 16 का मान के चलते, 16 नंबर के क्वेश्चन में से एक को एग्जामिनर देता डियर 8 नंबर और एक को देता है डियर 14 नंबर। आप दोनों ही अपनी नॉलेज को किस फॉर्म में लिख के आए थे, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख के आए थे। आप दोनों स्टूडेंट अपनी नॉलेज को किस फॉर्म में आपने लिखा था पेपर पर, थ्योरेटिकल फॉर्म में। उस थ्योरेटिकल फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया गया, न्यूमेरिकल डेटा में। किसने कन्वर्ट किया, एग्जामिनर ने कन्वर्ट किया। किसके अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग। पुअर कंटेंट था उसको 8 नंबर दे दिए, और जिसका अच्छा कंटेंट था उसको 14 नंबर दे दिए, 15 दे दिए। ठीक है डियर, आपका थ्योरेटिकल डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमेरिकल डेटा में। अब क्या होगा, इसका एनालिसिस आसान हो जाएगा, किसकी परसेंटेज ज्यादा है, किसकी कम है, कौन क्लास में टॉप कर रहा है, कौन क्लास में फेल हो रहा है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि थ्योरेटिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट किया जाए, ताकि उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस प्रॉपर हो सके। चलिए आगे बढ़ते डियर। नेक्स्ट इज ओरिजिनल वर्क। एक्सेप्ट हिस्टोरिकल रिसर्च, डेटा आर गैदर्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज नॉट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। हमारी कोशिश रहती है कि डेटा जो है वो फ्रेश हमको मिले, इसलिए प्राइमरी सोर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं। टाइप ऑफ डेटा जो है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, 2 प्रकार के डेटा होते हैं। अगर हम डायरेक्टली जो डेटा का सोर्स है वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है। और अगर हम किसी की दूसरे की रिसर्च को यूज करते हुए, पब्लिकेशंस को यूज करते हुए, जर्नल्स को यूज करते हुए अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट हो, ना कि सेकेंडरी सोर्स से। तो प्राइमरी सोर्स से अगर आपको डेटा कलेक्ट अगर आप करते हो तो वहां पे आपको डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी बजाय सेकेंडरी फॉर्मेट के। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आपने कोई रिसर्च पब्लिश की, आपने एक रिसर्च की और उसके लिए आपने एक थीसिस प्रिंट की। ठीक है, अब आप चले, आपने उस थीसिस को कहाँ प्रिंट करवा दिया डियर, जर्नल्स में प्रिंट करवा दिया या न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दिया। अब हो सकता है जब आपने थीसिस का कंटेंट दिया हो तो यहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए हो, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता। हो सकता है इन्होंने अपने आइडिया से कुछ लाइनें चेंज की हो, जिसकी वजह से आपका इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। अब अगर मुझे रिसर्च करनी है और अगर मैं डायरेक्ट आपकी थीसिस से डेटा ले रहा हूँ, तो ये डेटा जो होगा वो कहलाएगा डियर प्राइमरी डेटा। कौन सा कहलाएगा, प्राइमरी। और अगर मैंने आपकी थीसिस का डेटा जर्नल्स या न्यूज़पेपर से लिया, पब्लिश्ड मीडिया से लिया, तो ये डेटा कहलाएगा डियर सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम प्राइमरी सोर्स से डेटा लें बजाय सेकेंडरी सोर्स के। लेकिन अगर प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम सेकेंडरी सोर्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च के मामले, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंटेंट कम होता है, इंफॉर्मेशन कम होती है, इसलिए जहाँ से भी हमको डेटा मिले हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेप्ट हिस्टोरिकल रिसर्च, डेटा आर गैदर्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज नॉट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। तो हमें ओरिजिनल वर्क पर फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी अननोन पर्सन या ये कहे कि अनएक्सपर्ट पर्सन अगर रिसर्च करेगा तो वो बीच में ले जाके उसको छोड़ भी सकता है, उसकी मेथोडोलॉजी भी इनएक्यूरेट हो सकती है, गलत हो सकती है, टूल्स गलत हो सकते हैं अगर उसने वैलिडेशन नहीं करवाया तो। ठीक है, तो only experts use valid data, carefully designed procedures and valid research instruments. So you should be expert in carrying out any research,
ताकि आपकी मेथडोलॉजी, आपके जो प्रोसीजर्स है वो एक्यूरेट हो, और जितने इनके अंदर एक्यूरेसी होगी उतना ही आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो ओनली एक्सपर्ट्स यूज वैलिड डेटा, केयरफुली डिजाइन प्रोसीजर्स एंड वैलिड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। वन कैन बी एक्सपर्ट थ्रू रिगोरस ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि आप लोग एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आप लोग भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, तो जितनी आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी उतनी आपकी रिजल्ट्स के मेथडोलॉजीज जो प्रोसीजर्स है वो भी अच्छे होंगे, और जितने आपके मेथडोलॉजी प्रोसीजर्स अच्छे होंगे उतना ही आपका रिजल्ट्स बढ़िया मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपकी रिसर्च भी पब्लिक के लिए यूजफुल होगी। तो इट शुड बी कैरिड आउट बाय एक्सपर्ट। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, रिसर्च करना चाहते हैं, तो किसी एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो जो हमारे गाइड होते हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो हमको हेल्प करते हैं रिसर्च के अंदर। जब हम बीएससी नर्सिंग करते हैं या एमएससी नर्सिंग करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो हमारे साथ एक गाइड होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपर्ट्स भी नहीं है तो आपके पास एक एक्सपर्ट है। आप अगर खुद एक्सपर्ट नहीं है तो आपके पास एक एक्सपर्ट है, अंडर हिज और हर गाइडेंस यू कैरी आउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ आपके वो है करेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए एक बार इनको अपन ब्रीफली देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा अपन डियर? क्लैरिटी ऑफ पर्पज, सिस्टमैटिक अप्रोच, मुझे लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई। लॉजिकल, एम्पेरिकल, रेप्लिकेबल, ऑब्जेक्टिव, वैलिड एंड रिलायबल, critical analysis, generalizability, ethical, contribution to knowledge, use quantitative and statistical method, original work carried out by expert। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपके क्लियर हो गए, और किसको इंडिकेट करते हैं? आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। ठीक है, तो लास्ट में उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको रिसर्च में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, स्पेशली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड, क्योंकि मोस्टली रिसर्च का जो चैप्टर्स है वो हम लोग क्लियर करते हैं, लेकिन हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको इस पार्ट में दिक्कत है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसके लिए? डेटा एनालिसिस फॉर एमएससी नर्सिंग थीसिस। ठीक है, एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग, मीन मीडियन एसडी, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ग्राफ प्रिपरेशन, ये सारे काम आपको करके दिए जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज ट्रांसलेशन अगर आपको करवाना है, इंग्लिश प्रूफ रीडिंग का आपको करवानी है। ठीक है, तो इसके लिए विद सर्टिफिकेट आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होती है, देखिए हम हर किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है और होती भी है, नहीं भी होती, लेकिन हम अपने रिसर्च को अपने तरीके से करके बाइंड अप करवा देते हैं, जो कि देखने में थोड़ी सी प्रॉपर नहीं होती। तो अगर आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग करवानी है तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, पेज नंबर इंसर्शन, ग्राफ डिजाइनिंग, टेबल फॉर्मेशंस एंड सेटअप, थीसिस एज पर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस। तो इन चीज़ों में अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, आप मेरे फेसबुक पेज, इसका पेज को, इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, आप डायरेक्टली फेसबुक पेज पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, इसके कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप, इसको डाउनलोड करके आप हमारे प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल एंड मिनिमम प्राइस में हम स्टूडेंट्स को कोचिंग से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल करवाते हैं। लेक्चर सारे प्री रिकॉर्डेड है, लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो वह हेल्प आपको 24 आवर अवेलेबल रहेगी। ठीक है डियर, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सब शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।